इन्वेस्टमेंट के लिए वेरियस एसेट क्लासेस हैं और हर एक एसेट क्लास की अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन देखा जाता है कि डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट में सभी एसेट क्लासेस की परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है और ये पाया गया है कि एक सिंगल एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के बजाय यदि मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया जाए तो पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी कम देखी जाती है और साथ ही लॉन्ग टर्म में बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की क्या है इंपॉर्टेंस। साथ ही मैं रिव्यू करूंगा मिरे एसेट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को, जिसका एनएफओ 10 जनवरी 2024 से 24 जनवरी 2024 तक ओपन है। एज पर सेबी मैंडेट एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को मिनिमम 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना होता है और उस स्कीम का जो टोटल एसेट है उसका मिनिमम 10% ईच एसेट क्लास में एलोकेट करना जरूरी है। यदि बात की जाए मेरे एसेट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, तो ये स्कीम अपने टोटल एसेट का 65% टू 80% तक इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकती है और साथ ही फॉरेन इक्विटीज में 0%, यानी कि किसी वक्त पर हो सकता है कि कोई एलोकेशन फॉरेन इक्विटीज में ना हो या फिर अप टू 15% यहां पर एलोकेट किया जा सकता है। साथ ही ये स्कीम अपने टोटल एसेट का 10% टू 25% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और साथ ही ये स्कीम कमोडिटीज में जैसे कि गोल्ड और सिल्वर में 10% टू 25% तक एलोकेट कर सकती है और रीट्स और इनविट्स में 0% टू 10% एलोकेशन यहां पर रखा जा सकता है। कई सेक्टर्स जैसे कि रियल एस्टेट, ऑटो, बैंकिंग, टेलीकॉम इत्यादि में सिक्लिकल अपटर्न की वजह से इंडिया के अंडरलाइंग इकोनॉमिकल फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही चाइना प्लस वन और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव के चलते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ की संभावना दिखाई दे रही है और साथ ही कॉरपोरेट हाउसेस की बैलेंस शीट्स मजबूत हो रही हैं और इन सब के चलते हुए इक्विटी आउटलुक पॉजिटिव बन रहा है। और वहीं यदि डेट आउटलुक की बात की जाए तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का जीडीपी ग्रोथ के साथ तालमेल देखा जा सकता है और इसी के साथ डोमेस्टिक लिक्विडिटी टाइट रहने की उम्मीद है। तो इस तरह से डेट आउटलुक पॉजिटिव है। और यदि हम बात करें कमोडिटी की, तो यहां पर भी अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और इंडिया में राइजिंग इनकम और स्पेंडिंग पावर गोल्ड डिमांड की एक खास वजह मानी जा सकती है। तो एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट और साथ ही कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर इत्यादि का होना शायद फायदेमंद साबित हो सकता है। और डिफरेंट एसेट क्लासेस के बीच यदि लो कोरिलेशन हो तो डाइवर्सिफिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जा सकता है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेरे एसेट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, तो यहाँ पर जो इक्विटी एलोकेशन है उसके लिए एक इन हाउस इक्विटी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जो कि गार्प यानी कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस पर आधारित है। और जैसा मैंने कहा कि इस स्कीम में इक्विटी एलोकेशन 65% टू 80% तक रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एलोकेशन प्योर इक्विटी में होगा, बल्कि ये मिक्स ऑफ प्योर इक्विटी और आर्बिट्राज हो सकता है। और जो नेट इक्विटी लेवल्स हैं वो 40% टू 75% रह सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि इक्विटी टैक्सेशन पाने के लिए किसी स्कीम का मिनिमम एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 65% या उससे अधिक होना चाहिए। और क्योंकि इस स्कीम में नेट इक्विटी एलोकेशन 40% टू 75% हो सकता है, तो यहां पर आर्बिट्राज के थ्रू ये क्रॉस एलोकेशन मेंटेन रखा जाएगा। और स्कीम का मेजर एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में होगा, लेकिन ये स्कीम सभी तरह के मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट कर सकती है और साथ ही अक्रॉस द सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट देखा जा सकता है। और स्टॉक सिलेक्शन के लिए मिक्स ऑफ
टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच यहाँ पर फॉलो की जाएगी और यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाएगा और ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये स्टॉक सिलेक्शन के लिए एक मेजर क्राइटेरिया होगा और साथ ही सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड थॉट लीडरशिप, ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए ध्यान में रखे जाएंगे और साथ ही पोर्टफोलियो डिजाइनिंग में कोर एंड टैक्टिकल अप्रोच फॉलो की जाएगी। और जैसा मैंने कहा, ये स्कीम आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी ले सकती है, तो नेट इक्विटी एलोकेशन डिसाइड करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यूएशन और रिलेटिव वैल्यूएशन पैरामीटर यहाँ पर तय किए जाएंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यूएशन पैरामीटर ये है कि जब भी प्राइस टू बुक रेशियो हाई होगा तो इक्विटी एलोकेशन कम कर दिया जाएगा और इसके विपरीत यदि प्राइस टू बुक रेशियो लो होगा तो उस वक्त पर इक्विटी एलोकेशन यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। और रिलेटिव वैल्यूएशन पैरामीटर यह है कि जब भी स्प्रेड हाई होगा यानी कि बॉन्ड यील्ड अर्निंग यील्ड से अधिक होंगी तब इक्विटी एलोकेशन यहां पर कम किया जाएगा और इसके विपरीत यदि बॉन्ड यील्ड्स अर्निंग यील्ड से कम होंगी तो ऐसे में इक्विटी एलोकेशन यहां पर बढ़ा दिया जाएगा। तो क्योंकि एक हाइब्रिड स्कीम है तो यहां पर सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि डाउन साइड प्रोटेक्शन का भी विशेष तौर पर ख्याल रखा जाएगा। और यदि हम डेट एलोकेशन की बात करें तो यहां पर अक्रॉस डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है लेकिन हाई लिक्विडिटी पर फोकस होगा और साथ ही यहां पर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी फॉलो की जाएगी। गोल्ड में यहां पर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया जाएगा लेकिन सिल्वर में अपॉर्चुनिस्टिक पोजीशन यहां पर ली जा सकती है या फिर यदि किसी वक्त पर फॉरेन इक्विटी डोमेस्टिक इक्विटी के मुकाबले अधिक अट्रैक्टिव लग रही हो तो उस वक्त पर फॉरेन इक्विटी में एक्सपोजर लिया जा सकता है या फिर बढ़ाया जा सकता है। और यदि बात की जाए रीट्स और इनविट्स में एलोकेशन की तो ये टैक्टिकल कॉल के आधार पर तय होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट मार्केट पीरियड्स में जैसे कि जब फ्लैट मार्केट हो या फिर रेंज बाउंड मार्केट हो या फिर जब मार्केट में 2% क्वार्टरली गिरावट देखी जा रही हो या फिर 8% की मंथली बढ़त देखी जा रही हो, तो ये डिफरेंट मार्केट फेजेस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग एसेट क्लासेस का एक दूसरे के साथ में कोरिलेशन रहा है। तो यानी कि मल्टी एसेट अप्रोच से प्योर इक्विटी के मुकाबले रिलेटिवली लोअर वॉलेटिलिटी अचीव की जा सकती है क्योंकि डिफरेंट एसेट क्लासेस के एक दूसरे के साथ लो कोरिलेशन से डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। इस फंड को 4 फंड मैनेजर्स मैनेज करेंगे। मिस्टर हर्षद बुरावाके इक्विटी पोर्शन मैनेज करेंगे और वहीं मिस्टर अमित मुडानी डेट के लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर होंगे। मिस्टर रितेश पटेल कमोडिटी के लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर हैं और मिस्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव फॉरेन इक्विटीज पोर्शन को मैनेज करेंगे। एनएफओ के दौरान इस स्कीम में एप्लीकेशन अमाउंट मिनिमम 5,000 रुपीज़ है और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में आप इसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एनएफओ के बाद जब ये स्कीम कंटिन्यूअस सेल एंड परचेज के लिए अवेलेबल होगी उस वक्त मिनिमम 1,000 रुपीज़ से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। और यदि स्कीम के बेंचमार्क की बात की जाए तो स्कीम का बेंचमार्क होगा 65% S&P BSE 200 TRI प्लस 20% निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंडेक्स प्लस 10% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड एंड 5% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर। ये तो आप जानते ही हैं कि अब म्यूचुअल फंड्स में कोई एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन यदि हम इस स्कीम पर लगने वाले एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट्स अलॉट होने के यदि विदिन 365 डेज यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा, लेकिन 365 डेज तक यूनिट्स को होल्ड करने के बाद यदि उन यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो वहाँ पर कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि ये स्कीम किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल मानी जा सकती है।
तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हों, वो डेफिनेटली मिरे एसेट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे इन्वेस्टर्स जो लो वॉलेटिलिटी के साथ रीजनेबल रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हों, वो भी इस तरह की स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्कीम एसेट एलोकेशन के लिए भी सुटेबल मानी जा सकती है। यानी कि आप ऑलरेडी इक्विटी में, डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि एक ऐसी स्कीम हो जहां पर आपको मल्टीपल एसेट क्लासेस का एक्सपोजर मिल सके, तो ऐसे इन्वेस्टर्स भी इस तरह की स्कीम में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि ये एक न्यू फंड ऑफर है और यहां पर कोई स्कीम की परफॉर्मेंस हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, लेकिन मिरे एसेट्स की जो बाकी स्कीम्स हैं, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, यदि उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए और हमने जो यहाँ पर कंसिस्टेंसी देखी है, उस आधार पर आप इस न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो आज मैंने शेयर की वो आपको पसंद आई होगी। इस न्यू फंड ऑफर से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।